हेलो गाइस। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। द हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 2020 अ डिकोड एक्सेलरेशन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया है कि ग्लेशियर है उसका 1 मीटर पानी है वो पिछले 10 सालों में सिंक हो गया है। इसीलिए ये न्यूज़ में काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। एक 1 मीटर पानी है, 1 मीटर ग्लेशियर है वो सिंक हो गए हैं पिछले 10 सालों में। तो काफ़ी ये शॉकिंग तो है ही, बट इसके साथ साथ में इन्होंने कुछ रीज़न भी बताया है। इसका रीज़न इन्होंने बताया है कि पिछले जो 10 साल है ना, वहाँ पर एक्सट्रीम इवेंट है उनकी घटनाएं बढ़ गई है। एक्सट्रीम इवेंट मीन्स कि जैसे बाढ़ है, सुनामी है, भूकंप है, इनकी घटनाएं है वो पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़ गई है। तो इनके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट भी बताए, लाइक पिछले 10 सालों में एक्सट्रीम इवेंट की तो घटना बढ़ी गई है, बट क्या हुआ है कि जो होने वाली डेथ है ना, एक्सट्रीम इवेंट तो बढ़ गए हैं पर इसकी वजह से जो डेथ है ना उनकी संख्या कम हो गई है। कैसी? कि अगर यार ये कहोगे आप कि एक्सट्रीम इवेंट बढ़ गए हैं, बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रही है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, ज्वालामुखी आ रही है, वोल्केनो वगैरह इरप्ट हो रहे हैं, बट होने वाली डेथ है वो कम हो गई, ये कैसे हो सकता है? तो इसका रीज़न ये है कि आज हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये हो रहा है कि हम पहले अर्ली वार्निंग डिटेक्ट कर लेते हैं, पहले से ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। और अगर हमें पता चल जाता है तो हम पहले से अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से जनता को इसके बारे में, जो आम पब्लिक होती है उनको अवेयर कर देते हैं, जिससे ये होता है कि होने वाले जो जान माल की हानि है ना वो कम कर हो जाती है। साथ ही साथ जो ओजोन होल है उसकी भी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। कुछ फैक्ट इस रिपोर्ट में और भी बताए गए हैं, जैसे ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिक है, वहाँ पर जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। 2001 के कंपैरिजन करें तो 2020 में काफ़ी ग्लेशियर पिघल चुके हैं। ये पूरा इसके बारे में कुछ फैक्ट भी दे रखे हैं और मेंस के लिए कुछ डेटा भी दे रखा है। चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है एक्सरसाइज मिलन के बारे में। अभी इंडियन नेवी ने अपने दो सबमरीन इंडियन नेवी ने अपने दो सबमरीन आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को एक्सरसाइज मिलोन के लिए डिप्लॉय कर दिए। क्या न्यूज़ में इंडियन नेवी है उनके दो सबमरीन है आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, उसको एक्सरसाइज मिलन जो होने वाली है फरवरी 2024 में, उसके लिए डिप्लॉय करने का ऐलान किया है। न्यूज़ समझ में आ गई कि इंडियन नेवी है वो अपने दो सबमरीन है उनको आईएनएस मिलान और आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को एक्सरसाइज मिलन होने वाली उसमें डिप्लॉय करेगी। ये एक्सरसाइज कब होगी? ये एक्सरसाइज होगी फरवरी 2024 में होगी। ये एक्सरसाइज 24 में होगी। तो इसके बारे में जान लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज की बात करें तो ये बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल मीन्स हर 2 साल में एक बार होती है। बाइनियल का मीनिंग आपको समझ में है, हर 2 साल में एक बार होती है। पिछली कब हुई थी? 2022 में हुई थी। इस बार होगी 2024 में। 2 साल हो गए। ये एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। अब मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारे देश इसमें शामिल होंगे। नेवल मीन्स नेवी की एक्सरसाइज है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। बाइनियल एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1995 से। 1995 में ये पहली बार हुई थी। 1995 में ये एक्सरसाइज पहली बार कंडक्ट हुई थी। तब इसमें कितने देश थे? तब इसमें सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडिया, 5 देश ही शामिल थे। हम बात कर रहे हैं 1995 की। तब इसमें 5 देश शामिल थे। अब कितने देश शामिल है? अगर मल्टीनेशनल बोले मतलब बहुत ज़्यादा देश शामिल होंगे। जी हाँ, 2024 में 2024 में जब ये नेवल एक्सरसाइज होने वाली है तब कहा जा रहा है इसमें 50+ देश शामिल होने वाले हैं। समय समय पर इसमें जो कंट्री थे शामिल होने वाले उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो 2024 में जब इसकी एक्सरसाइज को आयोजित किया जाएगा तब इसमें 50 से ज़्यादा देश शामिल हो सकते हैं। ये एक्सरसाइज कहाँ होने वाली है? ये एक्सरसाइज भारत में विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित होगी। कब होगी? 2024 में। ये चीज़ है, क्लियर है आपको। वर्तमान में कितने देश शामिल है? वर्तमान में 50 देश ज़्यादा शामिल है। अब इस एक्सरसाइज में क्या क्या किया जाएगा? कुछ एक्टिविटीज़ भी तो की जाएगी। हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ तो घटना की जाती है, कुछ न कुछ एक्सरसाइज की जाती है। तो इसमें है वो एडवांस हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका ऑपरेशन किया जाएगा। साथ ही साथ में एंटी सबमरीन वॉरफेयर टेक्निक भी यूज़ की जाएगी। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंस है क्या? कुछ फ़ायदा हो गया? तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इसमें क्या होगा? इंडियन ओशियन रीजन है, वहाँ पे भारत का सदियों से दबदबा रहा है। तो अगर ऐसी एक्सरसाइज भारत करता है तो भारत का एक तो इस रीजन में दबदबा बढ़ेगा।
भारत की स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ इंडियन नेवी है उसकी प्रेजेंस भी बढ़ाई जाएगी, आसपास के रीजन में इंडियन नेवी की प्रेजेंस है उसे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ इंडिया जो आसियान के साथ है अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि आसियान और इंडिया की सेम इंटरेस्ट है। आसियान भी चाइना से परेशान है, इंडिया भी चाइना से परेशान है, तो इंडिया और आसियान मिलकर अपने सेम इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसलिए इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा, आसियान के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। तो ये पूरा इस एक्सरसाइज के बारे में था। चलते हैं अपने कुछ और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है उनको एक बार देख लेते हैं। हमारे इंडिया में कुछ और एक्सरसाइज भी होती है, उसको जो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है उनको एक बार देख लेते हैं। इंडिया अलग अलग देशों के साथ में बहुत सारी एक्सरसाइज करता है, जैसे सूर्य किरण नेपाल के साथ में होती है, सूर्य किरण हमारे सूर्य पास बढ़ता है, तो ऐसे कैसे भी करके आप इसको याद कर लेना। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक ये नाम ही ऐसा लग रहा है कि ये रसिया या फिर फिलीपींस वगैरह इस साइड, फिलीपींस सॉरी रसिया है या ईस्टर्न यूरोप है वहाँ का कोई देश होगा, बट ये मंगोलिया है, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना। नोमैडिक एलिफेंट ये मंगोलिया के साथ में होती है, सूर्य किरण नेपाल के साथ में, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ में, एक्स वीरन मालदीव के साथ में, हैंड इन हैंड चाइना के साथ में। चाइना हमारा पड़ोसी है, वहाँ पे हम लड़ते रहते हैं, तो हैंड इन हैंड चाइना के साथ होती है। संप्रीति बांग्लादेश के साथ में, बांग्लादेश थोड़ा अच्छा मित्र है ना हमारा, तो संप्रीति बांग्लादेश के साथ में। ऑस्ट्रो हिंद नाम से है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में। मित्र शक्ति स से श्रीलंका कर लो, और मित्र है हमारा तो श्रीलंका के साथ में। सिलीनेक्स ये तो समझ में आएगा, सिलीनेक्स श्रीलंका, सिलीनेक्स श्रीलंका है। मैत्री थाईलैंड के साथ में। वज्र प्रहार यूएसए के साथ में। युद्ध यूएसए के साथ में। कोप यूएसए के साथ में। गूढ़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ में। इंडो कॉर्पोरेट इंडो तो समझ में आ गया, इंडोनेशिया के साथ में। समुद्री शक्ति इंडोनेशिया के साथ में। शक्ति फ्रांस के साथ में। समुद्री शक्ति इंडोनेशिया के साथ में हो रही है, शक्ति फ्रांस के साथ में हो रही है। वरुणा फ्रांस के साथ में। गरुड़ हमने गरुड़ शक्ति पढ़ी थी जो इंडोनेशिया के साथ में, यहाँ बात करें गरुड़ा के बारे में। गरुड़ा फ्रांस के साथ में हो रही है। फिर है सिम्बेक्स जो सिंगापुर के साथ में हो रही है, और इंद्र रसिया के साथ में हो रही है। अजय वॉरियर यूएस के साथ में। यूएस के साथ में हमारी काफ़ी सारी एक्सरसाइज होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी और एक्सरसाइज है, लेकिन यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के बारे में चर्चा की गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वेनेजुएला क्लेम गुआनाज रीजन इन रेफरेंडम। अभी वेनेजुएला और गुआना के बीच में कुछ तनाव बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है कि वेनेजुएला ने गुआना के एक रीजन में रेफरेंडम करवाया था, और वेनेजुएला का कहना है कि इस रेफरेंडम में 95 वहाँ के जो लोग हैं ना, उन्होंने वेनेजुएला के साथ शामिल होने की बात पर एग्री किया है। तो इसीलिए न्यूज़ में अब जानते हैं ये रीजन कौन सा है, इसका पूरा मुद्दा क्या है। दरअसल गुआना का एक रीजन है जिसका नाम है एक्सक्यूबो कहाँ पर है, ये गुआना है, इसकी ये वेनेजुएला और गुआना के बीच में एक रीजन है एक्सक्यूबो। वेनेजुएला सदियों से इस पर क्लेम करता रहा। वेनेजुएला काफ़ी टाइम से इस पर क्लेम करता रहा कि हमारा रीजन। एक बार मैप में देख लो, मैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लोकेशन न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। तो ये वेनेजुएला, ये रहा गुआना, इसके बीच में ये रहा एक्सक्यूबा, और वेनेजुएला इस पर क्लेम करता आ रहा है। अभी रेफरेंडम भी करवाए थे, बट अभी इस पर कब्जा के अभी किसके अधीन है, तो ये भी गुआना के साथ शामिल है, गुआना के अधीन है। और इम्पोर्टेंट क्यों है, वहाँ पर इतना क्यों लड़ाई हो रही है, तो इस रीजन में ना तेल के काफ़ी बड़े बड़े भंडार है। अगर पर कैपिटा तेल की बात करें, पर कैपिटा ऑयल की, तो बहुत बड़े बड़े भंडार हैं यहाँ पे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वेनेजुएला इस पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता है, या इससे कब्जा करना चाहता है, या किसी भी प्रकार से वेनेजुएला इसको लेना चाहता है। ये पूरा न्यूज़ था, इसलिए इसकी तो ओनली लोकेशन थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, बाकी इसके लिए कुछ ज़्यादा खास इसमें था नहीं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है क्लाइमेट वनरेबल फोरम के बारे में। ये क्या है क्लाइमेट वनरेबल फोरम, न्यूज़ में क्यों है? अभी जो क्लाइमेट वनरेबल फोरम के सचिव हैं, उन्होंने इंडियन कंपनी से आह्वान किया है, रिक्वेस्ट की है कि आप है वो क्लाइमेट वनरेबल कंट्री में इन्वेस्ट करो, इसीलिए ये न्यूज़ में। तो इसके बारे में एक बार जान लेते हैं, क्लाइमेट वनरेबल फोरम क्या है। दरअसल जो क्लाइमेट वनरेबल फोरम है ना, वो उन देशों का एक समूह है या फोरम है जो देश क्लाइमेट के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है या वनरेबल है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, सभी देशों पर हो रहा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको कर रहा है, वो इफेक्ट किसको कर रहा है, तो ये उन देशों को कर रहा है जो एक तो लाइक माइंडेड कंट्री, लाइक मैं बताऊँ आपको, छोटी स्मॉल कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, या लिस्ट डेवलप कंट्री, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो ऐसे देश हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं या इसके प्रति बहुत ज़्यादा वनरेबल है या संवेदनशील है, उन देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसे क्लाइमेट वनरेबल फोरम कहा जाता है या क्लाइमेट वनरेबल फोरम कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना
2009 में हुई थी। और ये कहाँ स्थापना हुई थी? ये हुई थी मालदीव माले में। तब इसमें 10 देश शामिल थे। अभी इसमें कितने देश शामिल है? अभी इसमें 58 कंट्री शामिल है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? नो, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अमेरिका ऐसे देश इसके मेंबर है, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है। और टोटल कंट्री कितने? 58 कंट्रीज़ के मेंबर है। और इसमें जो प्रेसिडेंसी है वो हर 2 साल में चेंज होती है, सर्कुलेशन बेस पे चेंज। अभी श्रीलंका के पास है तो नेक्स्ट पाकिस्तान के पास, ऐसे चेंज होती रहती है। अभी रिसेंट में प्रेसिडेंसी है वो घाना के पास में। चीज़ें समझ में आ गई, इसके बारे में पूरा समझ में आ गया। क्लाइमेट वनरेबल फॉर्म के बारे में समझ में आ गया। 2009 में बना था, 10 देशों ने मिलकर बनाया था। अभी 58 देश में शामिल है। और कौन कौन से देश है वो तो देख लेना, बाकी इंडिया इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। 2 साल में इसकी प्रेसिडेंसी चेंज होती है। इसका महत्व क्या है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाने का काम करता है। अब एक चीज़ हम और भी देखेंगे। देखो, ये जो क्लाइमेट वनरेबल फंड एंड फॉर्म है ना, ऐसा कैसा एक और भी फॉर्म है, एक ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेम काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इनिशिएटिव है, ऑर्गेनाइजेशन ही एक इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव है ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव। दरअसल COP27 में, जब 2022 में हुआ था COP27 जो 2022 में हुआ था, वहाँ पर वनरेबल 20 V20 या वनरेबल 20 ये भी एक ऐसे देशों का एक समूह है जहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा प्रभावित होते हैं या क्लाइमेट चेंज के प्रति वनरेबल है, उन देशों का समूह है। इसलिए इसे वनरेबल 20 भी कहा जाता है। ऐसे देशों का एक समूह है, वो मिलकर वनरेबल जो देश है आपस में मिलकर इन्होंने एक समूह बनाया है। और V20 प्लस G7 उन्होंने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है कि हम V20 वो तो क्लाइमेट चेंज के प्रति वनरेबल है, और G7 है, ये काफ़ी एडवांस इकोनॉमी है। इन्होंने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम दिया गया ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव। तो ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव अगर न्यूज़ में आ जाए या फिर कोई क्वेश्चन में आ जाए तो इसका क्या मतलब है? तो ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव रिलेटेड करता है, ये है V20 और दूसरा है G7। इन दोनों ने मिलकर बनाया था। इसका काम क्या है? जो क्लाइमेट चेंज के प्रति वनरेबल कंट्री है उनकी हेल्प करना, ये इनिशिएटिव है। और क्लाइमेट वनरेबल फॉर्म ये भी सेम है, इसका भी सेम मोटो है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडोनेशिया में मेरापी वोल्केनो अभी इरप्ट हुआ, उसके बारे में। न्यूज़ में इसलिए है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में अभी मेरापी वोल्केनो है वो इरप्ट हुआ है, जिससे कई लोगों की जान गई है। अब इस मेरापी वोल्केनो के बारे में जान लेते हैं। मेरापी वोल्केनो एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। अब स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है? स्ट्रेटो वोल्केनो की बात करें तो ये एक कोलोनिकल शंक्वाकार होता है। कोलोनिकल शंक्वाकार, ऐसे ऊपर से तेज, ऐसे कोलोनिकल होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब ज्वालामुखी जो वोल्केनो फटता है, इरप्ट होता है, तो उसमें जो इसमें लावा होता है, लावा बाहर आता है तो वो जमता है। इसमें क्या लेयर की, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, ऐसे एक शंक्वाकार आकृति या कोलोनियल आकृति, कोनिकल आकृति बन जाती है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक शंक्वाकार स्ट्रक्चर बन जाता है। इसलिए इसे स्ट्रेटो वोल्केनो कहा जाता है, क्योंकि एक लेयर होती है, स्ट्रे में लेयर होती है। ठीक है। इसमें होता है जो हार्ड कोर लावा होता है वो जमा हो जाता है। साथ ही साथ इसमें जो टेफ्रा होता है, टेफ्रा क्या होता है? जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसमें कुछ प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, वो जमा हो जाते हैं। साथ ही साथ में जो वोल्केनिक एश होती है, मतलब राख, वो भी जमा हो जाती है। तो ये एक फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में जमा हो जाती है, लेयर की फॉर्म में जमा हो जाती है, ऊपर से तीखा हो जाता है। इसमें स्पीड, ये काफ़ी एक्टिव वोल्केनो होता है। इसमें जब लावा बाहर फटता है ना तो काफ़ी ऊपर ऊंचाई तक जाता है। आसपास की अगर कोई है तो उसे नुकसान भी हो सकता है, तो काफ़ी ऊंचाई तक जाता है। काफ़ी एक्टिव वोल्केनो ये जो हम पढ़ रहे हैं जी मेरापी वोल्केनो के बारे में, वो इसी प्रकार का है। और ये कहाँ हुआ है? ये सुमात्रा आइलैंड में हुआ है। दरअसल इंडोनेशिया की ये जगह है, यह है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में हम जानेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि ये हुआ क्यों है। तो वहाँ पे 2 प्लेट है, 2 प्लेटों का सबडक्शन हो रहा है। ठीक है। एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग हो, सबडक्शन नहीं, अलग हो, डाइवर्जन हो रहा है। तो डाइवर्जन होने की वजह से वहाँ से जो वोल्केनो है उसका बार बार इरप्शन होता रहता है। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करें ना तो इस रिंग ऑफ फायर को संक्रम बेल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे सक्करम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। मेंस में ये क्वेश्चन भी आया था सक्करम पैसिफिक बेल्ट के बारे में, तो इससे काफ़ी डिटेल में इसीलिए हम जान रहे हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सक्करम पैसिफिक बेल्ट क्या है या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आप बता सकते हो, प्रीलिम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपन बात करें रिंग ऑफ फायर, तो इसे सक्करम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। ये क्या है? एक पैसिफिक ओशियन में
बहुत सारी जो प्लेट है वो आपस में मिल रही है या फिर अलग हो रही है या सबडक्ट कर रही है या डाइवर्जन हो रहा है। तो वो कौन कौन सी प्लेटें हैं, जैसे कि जुआन डी फुका, कोकोज, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नाजका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ये बहुत सारी प्लेटें आपस में जुड़ रही है या इनका डाइवर्जन हो रहा है या कन्वर्जन हो रहा है। इस वजह से ये जो एरिया है काफ़ी एक्टिव वॉल्केनो का एरिया है। यहाँ पे अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। अगर सबडक्ट होगी डाइवर्जन होगा तो अर्थक्वेक आएगा, और वॉल्केनो तो कॉमन है ही। तो यहाँ इस वजह से इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अब सबडक्शन जोन क्या होता है? सबडक्शन जोन में ये होता है कि दो प्लेटें होती है वो आपस में टकराती है। तो एक जो प्लेट है वो नीचे धंस जाती है यानी सबडक्ट हो जाती है, दूसरी प्लेट है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो इस वजह से वहाँ उस रीजन में वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और माउंटेन जैसी आकृति भी क्रिएट हो जाती है। एक बार आप इस देख भी लेना किस प्रकार से बनता है। ये अलग अलग प्रकार के वॉल्केनिक फीचर होते हैं। जैसे फीचर है एक एक वेंट वॉल्केनो होता है, फिर सिल्ड वॉल्केनो होता है, फिर स्ट्रेटो वॉल्केनो होता है, फिर लावा वॉल्केनो होता है। ये अलग अलग टाइप के वॉल्केनो होते हैं, आपने अपने स्टैटिस्टिक्स की बुक में पढ़ा भी होगा। तो ये पूरा था, इसके बारे में आर्टिकल था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।